हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ's यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंदन शर्मा। आई एम योर फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स एट स्टडी IQ। और आप जानते हैं कि हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहां पर हमारा ये नया चैनल बना है आप सबकी सीरियस यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अनलाइक द प्रीवियस चैनल, हालांकि प्रीवियस चैनल वॉज अ वेरी बिग चैनल एंड क्वाइट अ यूजफुल वन एज वेल, बट हमें ऐसा महसूस हो रहा था दैट काफ़ी सारी वीडियोज़ उसमें आती थी एंड काफ़ी सारी ऑडियंस को वो केटर करती थी। बट यूपीएससी के एस्पिरेंट्स वांट कंटेंट विच केटर्स देयर नीड, तो उसको थोड़ा सेग्रीगेट करने के लिए वी हैव स्टार्टेड एंड इनिशिएटेड दिस न्यू चैनल। और यहाँ पर हमने एक इनिशिएटिव स्पेक्ट्रम को स्टार्ट किया है। स्पेक्ट्रम, एज यू नो, इज अ बुक फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एक बड़ी ही जानी मानी बुक है, बहुत पॉपुलर बुक भी है, जिससे कि आप अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी बट फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एज वेल, स्पेशली फॉर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, इसमें अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं? ACIO एग्जाम ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर यूपीएससी का कभी कभी EPFO एग्जाम आ जाता है, CAPF एग्जाम आ जाता है। तो जहां पर भी जनरल स्टडीज में हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रूशल पार्ट बनाता है, तो वहां पर स्पेक्ट्रम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। प्रीलिम्स में क्विक रेफरेंस, रेडी रेफरेंस डेटाबेस बुक में काफी अच्छे से मिल जाता है, तो इसलिए हमने इस बुक को चूज किया है फॉर योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री नीड्स। राइट, सो टुडे इज दिस इज बेसिकली द फर्स्ट लेक्चर, और यहां पर हमने एक टॉपिक को स्टार्ट करना है, दैट इज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातें आपको मैं अपने बारे में बता दूं। आप में से बहुत से लोगों को शायद मेरे बारे में ना पता हो, या हो सकता है बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता हो जो हमें पहले से जानते हैं स्टडी IQ को। सो 2 यूपीएससी मेंस हमने रिसेंटली लिखे हैं, 2020 का एंड 2022 का भी। राइट, एंड इसी के साथ साथ स्टेट PCS के भी मेंस हमने लिख रखे हैं, पंजाब PCS एज वेल एज हरियाणा का HCS एग्जाम। इंडियन रेलवेज में हमारी ट्रेनिंग लगी थी एज एनर्जी ऑडिटर। राइट, एंड आई वॉज एबल टू इट वॉज एन एस्टीम एंड प्रेस्टीज टू बी पार्ट ऑफ अ टीम जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला था। ठीक है, इट वाज वे बैक ड्यूरिंग 2015 एंड 16। ठीक है, जब हमने कॉलेज से ग्रेजुएट बाद में कर लिया था। राइट, एंड कैंपस प्लेसमेंट मेरी हुई थी शनाइडर इलेक्ट्रिक में इन बैंगलोर। ठीक है, अगेन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। राइट, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्टफोलियो भी कुछ आपको वैसा ही दिख रहा होगा। राइट, थापा यूनिवर्सिटी पटियाला से हम ग्रेजुएट हैं, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दीज आर द थिंग्स। अब जहां तक हिस्ट्री की बात है, ठीक है, व्हाई आई हैव बीन असाइंड हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, तो उसका जवाब है ये। ठीक है, तो ये बेसिकली दोस्तों मेरी मार्कशीट है फ्रॉम माय 2022 मेंस एग्जाम, एंड इसमें आई वाज एबल टू क्वालिफाई द लैंग्वेज पेपर्स विच आर द कंपल्सरी वंस। माय पेपर्स वर हिंदी एंड इंग्लिश। राइट, एंड GS में आई वाज एबल टू स्कोर रियली वेल। प्रॉब्लम ऑप्शनल में आई थी। ठीक है, और इससे मैं आप सभी को भी यही कहना चाहता हूं कि जो गलतियां मैंने की थी वो आप मत करना। तो अगर GS प्रिपेयर कर रहे हो तो साथ साथ ऑप्शन को भी ड्यू इंपॉर्टेंस आपको देनी है। अगर नहीं दोगे तो फिर ऐसे मेरे जैसा हाल हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते, तो इसलिए हम सिंसियरली प्रिपेयर करेंगे। अब GS में ऐसा है कि ऐसे में आई वॉज एबल टू स्कोर रियली वेल, 120 मार्क्स, काफी अच्छा स्कोर ये माना जाता है। GS1 क्योंकि हिस्ट्री से हमें प्यार है, शादी हमने सोशियोलॉजी से कर ली, राइट, बट प्यार हमें हिस्ट्री से है। राइट, सोशियोलॉजी से शादी हुई तो सोसाइटी में थोड़ा सा फायदा हो गया, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो बैकग्राउंड यहाँ पर रही थी उसका फायदा ये हुआ कि टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड के कारण ज्योग्राफी में हम अच्छा स्कोर कर पाए। तो ओवरऑल GS1 में काफी अच्छा स्कोर था, 105। इट्स अ गुड स्कोर। राइट, GS2 में ठीक ठाक स्कोर 89, GS3 के अंदर 92 एंड GS4 में 100 आई वाज एबल टू स्कोर। दिस इज अगेन अ गुड स्कोर। ठीक है, तो ओवरऑल आप GS के मार्क्स देखोगे, ऐसे प्लस 4 GS, तो इसमें 500 प्लस आई एम एबल टू स्कोर क्वाइट इजीली। राइट, एंड पर्टिकुलरली GS1 में अच्छा स्कोर करने के कारण ही टीम स्टडी IQ डीम्स मी फिट to be assigned to you for this particular subject, that is history. Right, and इसमें शौक भी है तो काफी अच्छा रहता है। अब इसके बेसिस पे आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बता दूं, और उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बता दूं, क्योंकि ना एक परसेप्शन काफी सारे लोगों की ये बन रही है कि मॉडर्न इंडिया से तो आजकल सवाल पूछे ही नहीं जाते, और इसीलिए बहुत से लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन बैक सीट ले चुकी है। लेकिन यू नेवर नो अबाउट यूपीएससी। ऐसा सेम ट्रेंड कभी कभी ज्योग्राफी के बारे में भी कहा जाता था, बट इस बार 2024 के प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि यूपीएससी ने पैंतरा मार दिया, गुगली खेल दी। ठीक है, एकदम से अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस ज्योग्राफी से आ गए थे। ठीक है, अगर आप कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस आ गए थे, उनको भी अगर टेक इनटू अकाउंट कर लें तो ज्योग्राफी से अच्छा खासा पोर्शन बन गया था। ठीक है, तो
ये एक एनालिसिस है, ये जो बार ग्राफ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसमें 2015 से लेकर 2023 तक के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक एनालिसिस है, ठीक है। वेयर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट इज आर्ट एंड कल्चर, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज एंशिएंट इंडिया, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मिडीवल इंडिया एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज मॉडर्न इंडिया। अब इस बार ग्राफ को कर्सरी लुक देते हुए कैन यू पीपल ऑब्जर्व समथिंग, कैन यू पीपल मेक सम ऑब्जर्वेशंस? आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं कि कन्वेंशनली, ठीक है, कन्वेंशनली दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज ऑलवेज हैविंग अ हायर वेटेज। इसके जो डंडे हैं ये, द बार्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बार ग्राफ फ्रॉम दिस सेक्शन, इट हैज अ हायर हाइट, जो इस बात का प्रमाण है कि हमेशा से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यूपीएससी के एग्जाम में, खासकर प्रीलिम्स में, बहुत स्कोरिंग पोर्शन रहा है और इसमें से सवाल भी आते हैं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हम अगर आखिरी दो बार्स को अगर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, जैसे ये देखो, एंशिएंट इंडिया से 2023 में 8 क्वेश्चंस आ गए थे, राइट। मिडीवल इंडिया, इसका भी पोर्शन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, मॉडर्न इंडिया का थोड़ा रिड्यूस हुआ है, बट इट मेड अ कमबैक इन 2024, ठीक है। थोड़ा सा नंबर इंक्रीज हुआ था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस का इन 2024, एंड चांसेस आर कि अगेन यूपीएससी आपको अचानक एक गूगली मार सकते हैं कि बहुत से लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि मॉडर्न इंडिया से आजकल कौन ही पूछता है, चलो हम दूसरे सब्जेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। बट दिस पार्ट इज स्टैटिक पार्ट, इसको एक बार आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद रिवीजन करते रहोगे तो बहुत स्ट्रांग आपका वो सब्जेक्ट हो सकता है। तो आने वाले साल में 2025 के प्रीलिम्स में और मे बी लेटर इसकी पोर्शन, इसकी वेटेज फिर से बढ़ सकती है। अदर देन दैट, अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की आप बात करेंगे, वहां पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लियरली एक कटिंग एज आपको प्रोवाइड करता है अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। यू आर प्रोवाइडेड एन एज, एक लीवरेज मिलती है, तो उस लिहाज से भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जरूरी है। मोर ओवर, जब हम मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है, दिस इज द एनालिसिस ऑफ मेंस, 2015 से 2023 तक का एनालिसिस है। तो यहां पर भी देखो, ये सेक्शन जो है ये आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट मिडीवल प्लस आर्ट एंड कल्चर का है, दिस इज ऑफ मॉडर्न इंडिया, राइट। लगभग सिमिलर है, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो इसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी ज्यादा है एंड रिलेटिवली ज्यादा सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। एट एनी टाइम अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 250 में से 50 नंबर का पेपर आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से आता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 40 नंबर का पेपर, 40 से 50 नंबर का पेपर आपका एंशिएंट मिडीवल एंड कल्चर में से भी आ सकता है, ठीक है। तो 50 नंबर अच्छे खासे मार्क्स होते हैं यार, राइट। मैं जो इंटरव्यू कॉल थी, आई वॉज शॉर्ट ऑफ 32 मार्क्स, ठीक है, 746 या 748 कुछ कट ऑफ थी, राइट। मेरे 714 बन रहे थे, ठीक है, तो काफी क्लोज रह गए। खैर, जो हुआ सो हुआ, बट वही बात है कि यूपीएससी में क्या नहीं करना चाहिए उसकी नॉलेज होने के कारण आई थिंक आई माइट बी क्वालिफाइड टू हेल्प यू गाइस कि आप भी वो गलतियां ना करें और क्या करना चाहिए वो करके आप अपनी सिलेक्शन इंश्योर करें, ठीक है। इसी के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि इसमें ना ट्रेंड ये है कि ऑल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चन आते हैं। जब ये पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, तब तो बहुत शौक था यूपीएससी को ये दोनों सेक्शंस में से सवाल डालने का और एकदम से पैंतरा खेला था, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में मतलब लगभग ना बराबर क्वेश्चंस आते हैं। अभी पीछे कुछ सालों में इन्होंने वापस इसका प्रोपोर्शन इंक्रीज की है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच हमें फॉलो करनी है, एक बेयर मिनिमम कंटेंट को स्टडी करना है और उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एंड मोर ओवर, ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इट इज मेंस एक्सक्लूसिव, प्रीलिम्स में यहां से सवाल नहीं आते, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ बेस्ड ऑन दिस हम कुछ बुक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। इस बुक्स को स्टडी करने के बारे में मैं कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अगर हमारी बुक्स को फॉलो करने की अप्रोच सही नहीं है तो हम चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लें उसमें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, चांसेस हैं, ठीक है। तो इसमें ना बहुत से कैंडिडेट्स का ये मानना है कि हमें देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ बुक्स, ठीक है, देयर इज अ टाइप ऑफ बुक्स, अलग अलग टाइप्स होती हैं, उन हर टाइप को करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से ज्यादातर कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर मैं ये नहीं कर रहा मेरा पेपर नहीं होगा, ठीक है, जबकि ऐसा सच नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है, बिल्कुल फॉल्स भी नहीं है, ठीक है। बट एक पॉइंट समझने वाला है, आपको लगता है कि एनसीईआरटी भी मुझे करनी है, एनसीईआरटी के बाद मैं कोई स्टैंडर्ड बुक करूंगा जैसे कि स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम अगर मेरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद मैं थोड़ी डेप्थ वाली बुक कर लूंगा जैसे कि बिपिन चंद्र या फिर शेखर बंदोपाध्याय, और भी बड़ी सारी किताबें आती हैं, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट आपको यह समझना है कि जब पेपर में एक कंपोनेंट को हम कवर करते हैं या कंप्लीट करते हैं तो उसमें जो बुक्स होती हैं, दोज बुक्स आर सपोज टू हेल्प अस कंप्लीट दैट कंपोनेंट इन टोटलिटी,
ठीक है, जैसे मान लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के अंडर लेट्स से वी आर सपोज टू कवर 20 टॉपिक्स. नाउ आउट ऑफ दीज 20 टॉपिक्स सम वेरी बेसिक थिंग्स, ठीक है, लेट्स से दीज बेसिक थिंग्स आर 5 इन नंबर. ये 5 बेसिक चीजें आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी. ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको 10 चीजें स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएंगी. ठीक है, और इन 10 चीजों में से ऐसा नहीं कि ये 5 चीजें कवर नहीं हो रखी, ये स्टैंडर्ड बुक्स इनको भी कवर कर देती है. ठीक है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि एनसीईआरटीज में जो लैंग्वेज होती है वो बहुत सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होती है. स्टैंडर्ड बुक्स में कभी कभी ये अज्यूम किया जाता है कि कैंडिडेट जो है उसका बेस स्ट्रांग है, तो लैंग्वेज थोड़ा सा एडवांस लगा देते हैं, वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स कई बार मिस कर देते हैं. ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये जो 5 चीजें हैं, 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, ये मिस कर दिए जाएंगे. नहीं, रिवोल्ट ऑफ 1857 जब यहां पर पढ़ोगे और जो एनसीईआरटी में दिया होगा तो बेसिक चीजें यहां भी आ जाती हैं. ठीक है, और जो 5 कुछ चीजें रह गई ये होती हैं पेरिफेरल चीजें. इनके बारे में ज्यादातर कैंडिडेट्स एग्जाम में नहीं जानते. अगर इस पर से सवाल आ जाता है तो 99.99999% लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते. लेकिन एक फैकल्टी होने के नाते हम लोगों की ये ड्यूटी है कि हम टाइम टू टाइम अपने कंटेंट, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें. तो उसके लिए हम कई सारी किताबें पढ़ते रहते हैं. एंड आफ्टर एवरी यूपीएससी एग्जाम साइकिल वी टेंड टू एनालाइज कि आगे यूपीएससी क्या कर सकती है, और उसके लिए एक्स्ट्रा लिटरेचर अगर हमें पढ़ना पड़ता है तो हम पढ़ते हैं और उसे आपके साथ क्लास में भी डिस्कस करते हैं. राइट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में होता यह है कि ये चीजें हम लेक्चर्स में आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं. ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको पहले 5 करना है, फिर ये 10 करना है, फिर ये 5 कहीं से ढूंढ ढूंढ के खुद करना है. कोशिश ये होनी चाहिए कि आप इसको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कर लें. विच इज टू से कि आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करनी कि एनसीईआरटी अलग है, स्टैंडर्ड अलग है, ये अलग है, वो अलग है. नहीं, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हो, फ्रीडम स्ट्रगल प्रिपेयर कर रहे हो, वो पूरी तरह से आपका हो गया एंड द डील इज डन. क्योंकि ये फिलॉसफी क्या कह रही है कि एक स्पेक्ट्रम में आपको प्रिपरेशन करनी है, और इस चीज को समझते हुए ये पब्लिकेशंस ने अपनी किताब बनाई है. इसलिए इस किताब का नाम भी उन्होंने स्पेक्ट्रम, ठीक है, पब्लिकेशन का नाम स्पेक्ट्रम रखा है, क्योंकि एक ही स्पेक्ट्रम में ये सारी चीजें इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं इन द मोस्ट प्रिसाइज मैनर पॉसिबल. आई होप यू आर एबल टू अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ. ठीक है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करनी. और अब ये जो किताब हम करेंगे उसके टॉपिक्स को कैसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेट अस ट्राई टू सी. बट उससे पहले अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो डू फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल. या तो ये या ये स्कैन कर लो, ठीक है, दिस QR कोड, या फिर आप टेलीग्राम पर CSLIVE स्पेस ग्रुप, ठीक है, इसको सर्च करोगे तो वहां भी आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम सर्च करके देखते हैं, ठीक है, CSLIVE स्पेस, ये देखो CS लाइव ग्रुप हमें, ठीक है, यहां पर मिल गया. राइट, दिस इज आवर ग्रुप, अप्रोक्सीमेटली 36,000 सब्सक्राइबर्स. जितने भी मेरे लेक्चर्स होंगे उनका PDF मैं यहां पर शेयर कर दूंगा, सो यू कैन रेफर देम एंड रिवाइज देम अकॉर्डिंगली. ठीक है, और इस सीरीज में हमारी जो अप्रोच रहेगी वो रहेगी कि किताब के साथ साथ जो रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं साथ साथ आपको देता रहूंगा, सो दैट यू नो कि पेपर में सवाल कहां से और कैसे पूछा जा सकता है. राइट, सो हैविंग सेड दैट, अब किताबों को देख लेते हैं. ठीक है, एंड वाई स्पेक्ट्रम, देखो बिपिन चंद्र बहुत अच्छी किताब है. राइट, एक ऐसा समय हुआ करता था जब स्टूडेंट्स बहुत शौक से और बहुत अच्छे से इसको पढ़ा करते थे. लेकिन इस किताब की कुछ लिमिटेशंस रही हैं. ठीक है, डेप्थ इसकी अच्छी है, ऑथेंटिक ये है इंफॉर्मेशन वाइज, लेकिन इस किताब में स्ट्रक्चर की कमी है. स्ट्रक्चर का मतलब कि यहां पर प्लेन ऐसा टेक्स्ट दे रखा है तो एक एक लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेक आउट कि ये बेसिकली क्या बता रही है ये किताब. ठीक है, क्या डिफाइन करने की कोशिश कर रही है. सिमिलरली यहां पर लेयरिंग की भी कमी है. लेयरिंग होता है कि आपने एक हेडर दिया और कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, फिर हेडर दिया, पॉइंट्स एक्सप्लेन. ठीक है, फ्लो चार्ट से आपने चीजों को यहां पर समझा दिया, उसकी भी कमी थी, और इसी वजह से रिवाइज करना इस किताब में से मुश्किल हो जाता था. लेकिन राजीव आहिर, जिन्होंने द पर्सन जिन्होंने ये अपने नोट्स को ही इस बुक की फॉर्म में ट्रांसलेट किया था, ठीक है, और उसको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस किताब को पढ़ा, समझा, अपने शॉर्ट नोट्स बनाए. उन शॉर्ट नोट से ही बिकेम IPS. राइट, एंड उन्हीं शॉर्ट नोट से ही डिसाइडेड बच्चों तक इनको पहुंचाएंगे कि जो इसके लेक्यूना है इसमें जरा फुलफिल करते हैं. तो नो डाउट एट टाइम्स इस किताब में डेप्थ का अभाव डेफिनेटली महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप सही गाइडेंस के अंडर इसको स्टडी करोगे तो वो डेप्थ दूर हो जाएगी और स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, लेयरिंग आपको मिल जाएगी, रिवीजन भी बहुत इजीली आपकी हो जाएगी. हाँ, कुछ इंफॉर्मेशन इसमें थोड़ी सी इनकरेक्ट है जो टाइम टू टाइम मैं ही आपको इन सीरीज में बता दूंगा. ठीक है, इसमें ऐसा है कि राजीव आहिर ने जब बनाई थी ना किताब ये, तब
बिपिन चंद्र से बनाई थी उन्होंने। बिपिन चंद्र की शुरुआत होती है 1857 से। तो जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला पोर्शन है, इट वाज एडेड लेटर एंड नॉट बाय राजीव आहिर हिमसेल्फ। ठीक है, उसको बाद में ऐड किया गया था। तो जो कंटेंट मेकर से थोड़ी 19-20 की गलती हो गई, ठीक है, वो पब्लिश हो गई एंड टक 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 मल्टीपल टाइम्स इट गॉट पब्लिश्ड। तो वही बात है कि अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दो, हर जगह पब्लिश करना शुरू कर दो, तो लोग उसको करेक्ट मानना स्टार्ट कर देते हैं। बट बीइंग अ फैकल्टी, हमारी ड्यूटी है कि चीजों को अच्छे से रिसर्च करें, वेरीफाई करें। तो जहां पर भी ऐसी कोई दिक्कत आएगी उसको हम रिजॉल्व कर देंगे। सो यू कैन फॉलो दिस बुक सेफली अलॉन्ग विद दिस सीरीज। ठीक है, एनसीईआरटी अच्छी हैं, लेकिन इनमें डेप्थ थोड़ी कम होती है, स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम होती है, लेयरिंग, रिवीजन, इसमें भी दिक्कत रहती है। ऑथेंटिक होती है, बट इसमें इंफॉर्मेशन काफी स्कैटर्ड है। तो स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन को स्पेक्ट्रम किताब का ढांचा बनाकर उसके अंदर हम एकदम ऑर्गेनाइज करके यहीं साथ करा देंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज यहां पर होगी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम की जो बुक हम फॉलो करने लगे हैं उसमें 10 यूनिट 39 चैप्टर्स रहेंगे आपके, राइट। एंड इसमें पहले 2 चैप्टर्स जो हैं वो अप्रोच एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मॉडर्न इंडिया के बारे में है, जिनकी एग्जाम में इतनी ज्यादा रेलिवेंस नहीं है। तो इसको हम स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, थोड़ा समय निकाल के थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने के बाद इनको देखेंगे। एंड एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड इट विल गो ऑन टिल इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यूनिट 10 जो है उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री भी कवर्ड है, तो उसको भी यहां पर कवर कर लिया जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो यूनिट 1 के जो 2 चैप्टर्स हैं, फॉर द टाइम बिंग वी आर कीपिंग देम असाइड। ठीक है, और जो मेन पॉइंट है, मेन टॉपिक है जो आपका, जहां से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी शुरू होनी चाहिए, उसको हम आपके साथ कवर करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का मतलब है कि यूरोपियंस भारत में आए। ठीक है, भारत में आए और ऐसा आए कि आकर बस ही गए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब तक हमने इतने आंदोलन, ठीक है, इनको जुतियां निकाल के नहीं बाहर किया, तब तक ये कहा कि भाई हमने तो यहीं रहना है, राइट। तो उसको हम कहते हैं मॉडर्न इंडिया। बट क्या यूरोपियंस के आने से हम कहते हैं कि इंडिया मॉडर्न हुआ था? एक्चुअली टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये बात सही भी है कि भारत में मिडीवल टाइम्स चल रहे थे। ठीक है, बट यूरोपियंस के आने से, यूरोपियंस पहली बात भारत में आ इसलिए पाए क्योंकि उनके वहां कुछ डेवलपमेंट्स चल रही थी। ठीक है, दैट मार्क्ड अ वेरी स्टार्क शिफ्ट फ्रॉम द मिडल एजेस इनटू अ न्यू एज, अ न्यू एरा व्हिच वाज कॉल्ड एज मॉडर्न एज। उनके भारत में आने से उन्होंने वो चेंजेस को भारत की सोसाइटी में भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और एज अ रिजल्ट अंग्रेजों के आने से हम ये मानते हैं कि मॉडर्निटी भारत में स्टार्ट हो गई। ठीक है, हमने भी उन चीजों को, उन चेंजेस को एम्ब्रेस किया, राइट, और वहां से हमारा मॉडर्न इंडिया का सिलसिला स्टार्ट हो गया। बट दुर्भाग्य यह है कि क्योंकि एक फॉरेन पावर के आने से ये मॉडर्निटी हमारे कंट्री में आई, तो ये मॉडर्निटी जो थी ये हम पर थोपी गई थी। और कोई भी चीज जब किसी पे थोपी जाती है तो उससे होता क्या है कि उसकी पॉजिटिव चीजों का उतना फायदा नहीं मिलता और नेगेटिव चीजें ज्यादा काम खराब कर देती हैं। ठीक है, तो अंग्रेजों के राज में कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई थी, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रेलवेज इज द फाइन एग्जांपल, जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने अच्छा खासा रोल प्ले किया था। बट वो रेलवेज फायदा किसको कर रही थी? इनको, हमें नहीं। ठीक है, इनको ज्यादा फायदा कर रही थी। वो अलग बात है कि हमारे लोग शाणे थे और उन्होंने इन रेलवेज का इस्तेमाल किया किसके लिए? एक दूसरे के साथ विचारों के आदान प्रदान के लिए, और इसी विचार के आदान प्रदान से शुरुआत हुई हमारे स्वतंत्रता के संग्राम की। ठीक है, खैर वो कहानी अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगी। ठीक है, बट मॉडर्निटी बेसिकली है क्या, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, तो मॉडर्निटी बेसिकली एक प्रोसेस है चेंज का, फ्रॉम प्री मॉडर्न टू मॉडर्न टाइम्स। और इस चेंज में आप अलग अलग डायमेंशंस के अंदर इस बदलाव को विटनेस कर सकते हैं। ये डायमेंशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। मॉडर्निटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप देखोगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इसमें हमारे देश में वी वर एक्सपोज टू ग्लोबल कल्चर्स। हमें पता लगा कि पुर्तगाली क्या पसंद करते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं, किस तरह की नैया बनाते हैं जिस पर बैठकर वो भारत में आ गए, राइट। क्लास डिवाइड या न्यू क्लास, ठीक है, इनके आने से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आई, प्लस इनके आने से एक न्यू लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना, जिसके लिए हमें न्यू टाइप ऑफ जॉब्स चाहिए थी। उन न्यू टाइप ऑफ जॉब्स को पगार मिलती थी, सर्विस क्लास थी, मिडिल क्लास थी, न्यू क्लास आ गई। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनली हमारी सोसाइटी हुआ करती थी उसमें एक चेंज आना स्टार्ट हो गया, एक मिडिल क्लास की इमर्जेंस हम देखते हैं। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन और न्यू मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, ये भी हमें यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो कल्चरल एस्पेक्ट्स की जहां तक बात है, तो जो ग्लोबल कल्चर्स आए उन्होंने भारत के कल्चरल एस्पेक्ट्स को चेंज करना शुरू कर दिया।
हमारी फूड चॉइसेस तक आज की डेट में आप बहुत सारी चीजें खाते हैं ना, जो वो उनमें से काफी सारी चीजें, काफी सारे मसाले देवर इंट्रोड्यूस्ड बाय पुर्तगालीज, पोर्चुगीज, राइट। तो ग्लोबल कल्चर्स को हम एक तरीके से हम एक्सपोज हुए, ठीक है। चाहे आर्किटेक्चर की बात करें, कुजीन्स की बात करें, कुजीन्स मतलब टाइप ऑफ फूड्स, ठीक है। तो वहां से लेके आर्किटेक्चर तक काफी सारी चीजें भारत में भी इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई और उन्हें हमने आज तक एम्ब्रेस किया है, ठीक है। इसी के साथ साथ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, न्यू मोड्स ऑफ प्रोडक्शन हुए, ठीक है। पहले कॉटेज इंडस्ट्री चलती थी, राइट, हैंडलूम्स चलते थे, मैनुअल लेबर ज्यादा चलती थी, फिर मशीन मेड प्रोडक्शन का एक तरीके से राइज हुआ, रैपिड ग्रोथ हुई और वहां पर काम करने वाले लेबर, ठीक है, एंड उनको मैनेज करने वाले मैनेजर्स, ये एक न्यू क्लास बन गई, राइट। इसी के साथ साथ पॉलिटिकल चेंजेस क्या हुए कि अंग्रेज जब आए, यूरोपियंस जब आए, उनमें से काफी सारी यूरोपियन पावर्स आई थी, उनमें से ब्रिटिश वर द वंस जिन्होंने घर बना लिया इंडिया को, और यहां हमें और अच्छे से ग्रिप बनाकर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम बनाया, ठीक है। सो हमारी कॉलोनियलाइजेशन हो गई एंड ये है पॉलिटिकल प्रोसेसेस का चेंज, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट मॉडर्निटी इज, ठीक है। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस को। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस से मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, लेकिन सवाल यह बनता है कि यूरोपियंस भारत में करने क्या आए थे, इनको क्यों आना पड़ा भारत में, क्या अपनी जगह ये खुश नहीं रह सकते थे, और हम क्यों नहीं गए भाई वहां पे, हम चले जाते वहां, राइट। इन्हें यही क्यों आए यहां, ठीक है। फिर क्या सभी के सभी यूरोपियंस आए थे, नहीं, कुछ ही यूरोपियन पावर्स आई थी और उनमें से भी सिर्फ ब्रिटिश थे जो सबसे सुप्रीम बन गए थे। ऐसा नहीं कि पुर्तगाली आए थे और उसके बाद चले गए थे, पुर्तगाली भी, दे वर द फर्स्ट वंस टू कम एंड लास्ट वंस टू लीव, बट द मोस्ट सुप्रीम पावर वाज ब्रिटिश, ठीक है। एंड नॉट ऑल यूरोपियन पावर केम, एंड इन व्हाट सीक्वेंस डिड दे कम, किस सीक्वेंस में पधारे थे यहां, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस पर सवाल बन चुका है, ठीक है। तो इनका सीक्वेंस याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां रहकर उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए ये भी हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप ये फ्रेज जरा याद रखना, इसकी सिग्निफिकेंस अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगी और उससे आपको बहुत मजा आने वाला है। प्लीज डोंट एनकरेज डीप फेक, इसको जरा याद रखना, प्लीज डोंट एनकरेज डीप फेक, याद रखना, इसकी सिग्निफिकेंस अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगी। अब हम एनालाइज करते हैं कि यूरोपियंस भारत में आना क्यों चाहते थे, ठीक है, उनको आने की क्या जरूरत पड़ गई। तो देखो ऐसा है कि मिडिवल टाइम्स, एंशिएंट टाइम्स एंड मिडिवल टाइम्स में भी भारत के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा डिमांड में हुआ करते थे। जिस क्वालिटी का कॉटन हमारे भारत में कल्टीवेट होता है, उस कॉटन से जो टेक्सटाइल बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, हैंडलूम इंडस्ट्री में होता था, बट होता था, उसकी पूरे विश्व में बहुत ज्यादा डिमांड रहा करती थी। कई सारे मर्चेंट्स हमारे यहां से सामान को प्रोक्योर करके दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर एक्सपोर्ट किया करते थे, राइट। सिल्क रूट, ठीक है, एंशिएंट सिल्क रोड भी इसका एक एग्जाम्पल है। रेशम का व्यापार काफी सारा होता था, ठीक है। तो रेशम हमारे यहाँ, चाइना का रेशम भारत में आ जाता था, भारत ने भी रेशम बनाना सीख लिया था, एंड भारत का जो मसलिन क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ होता था उसे पूरी दुनिया में बाहर भेजा जाता था, ठीक है। अब यूरोप में क्या सिचुएशन थी, यूरोप में आप सब जानते हैं कॉटन कहां पर सबसे अच्छे से कल्टीवेट हो पाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में। यूरोपियन कंट्रीज की एग्जांपल यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, क्या यहां पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, कतई नहीं है, नॉर्थ में है वो, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स में वो मौजूद है। तो वहां पर कॉटन इतने अच्छे से कल्टीवेट नहीं हो पाता, ठीक है, और उनको टू सम एक्सटेंट वूल के साथ उसको मिक्स करना पड़ता है अपने फैब्रिक को। तो वो जो भी कपड़ा बनाते थे वो काफी खुरदरा कपड़ा हुआ करता था, लेकिन जो हमारा कॉटन था उससे एकदम मुलायम, नरम वो कपड़ा उनको महसूस होता था, और वो होती थी लग्जरी, ठीक है, वो होती थी लग्जरी। काफी डिमांड थी, तो बहुत से मर्चेंट्स, व्यापारी, उन्होंने इस धंधे का काफी फायदा भी उठाया। भारत से प्रोक्योर करते थे, यूरोप में महंगे दाम पर बेचते थे, और बहुत सारा, कई गुना महंगे दाम पर बेचने से वो बहुत पैसा कमाते थे, ठीक है। तो इसमें यूरोप और भारत के बीच में इस ट्रेड का एक रूट हुआ करता था, ठीक है। 3 ट्रेड रूट्स एग्जिस्ट किया करते थे भारत में, भारत और यूरोप के बीच में पहले के समय पर, ठीक है। वास्को ड गामा के डायरेक्ट सी रूट को ढूंढने से पहले 3 एंशिएंट ट्रेड रूट एग्जिस्ट करते थे। इसमें सबसे पहला आ जाता है पर्शियन गल्फ, ठीक है। पर्शियन गल्फ का जो ट्रेड रूट है वो सबसे पहला ट्रेड रूट है। उसमें क्या होता था कि भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से सामान को प्रोक्योर करने के बाद ये पर्शियन गल्फ जो है इसे क्रॉस किया जाता था लैंड के ऊपर, ठीक है। यहां पर आज की डेट में आप देखोगे तो इराक, बगदाद, टर्की, ये कंट्रीज मौजूद हैं, ठीक है। तो इराक और टर्की को क्रॉस करते हुए
ठीक है, यहां से लैंड से ये क्रॉस करता था, ठीक है, लैंड से इसने क्रॉस कर दिया। क्रॉस करने के बाद ये कौन सा समुद्र है, इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो यहां मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करने के बाद ये पर्टिकुलर चीज जो आपको दिख रही है, ठीक है, दिस सेक्शन, ये है इटली, ठीक है। ये छोटू सा आपको बड़ा करके दिखाते हैं थोड़ा, ठीक है, लेट मी शो यू अ बिगर मैप। ऑलराइट, काफी सारे नक्शे, हाँ ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैप ना थोड़ा सा रह गया, बट चलो यहां पर मैं दिखा देता हूं। देखो ये इटली है, ठीक है, तो यहां से इराक टर्की को ऐसे क्रॉस करके ये मेडिटेरेनियन सी शुरू हो गई। इस मेडिटेरेनियन सी को ये क्रॉस करते थे और इटली के 2 शहरों में सामान पहुंचाया जाता था। इटली की वेस्टर्न कोस्ट के पास मौजूद है जिनोवा और इटली की ईस्टर्न कोस्ट के पास यहां पर मौजूद है वेनिस, ठीक है। जिनोवा और वेनिस यहां पर होते थे यूरोपियन मर्चेंट्स, इटालियन मर्चेंट्स, जो भारत का सामान जो आता था यहां तक, ठीक है, वाया पर्शियन गल्फ, इसको आगे फिर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। सोफा सो गुड, किसी को कोई गिला शिकवा, आई थिंक यहां तक आपको कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने की। पर्शियन गल्फ में क्या हो रहा है, इंडिया की पश्चिमी बंदरगाहों से पर्शियन गल्फ क्रॉस की जाती थी, ठीक है। तो इसमें यह याद रखना, बहुत से लोगों को लगता है कि सी रूट लिखा हुआ है तो पूरा का पूरा रास्ता समुद्र से निकलता है, नहीं ऐसा नहीं है, बीच में लैंड आता था, ठीक है। पर्शियन गल्फ क्रॉस करके इराक टर्की को क्रॉस किया, मेडिटेरेनियन सी को फिर क्रॉस किया और फिर इटली पहुंच गए। इटली के 2 शहर जिनोवा वेनिस, जिनोवा टू द वेस्ट एंड वेनिस टू द ईस्ट, ठीक है, या फिर साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट भी आप कह सकते हैं, राइट। तो ये सिचुएशन थी। दूसरा रूट था हमारा रेड सी का, लाल सागर। लाल सागर कहां है, यहां, दिस इज लाल सागर, रेड सी। पश्चिमी बंदरगाहों से यहां से भी सामान निकलता था और यहां इजिप्ट के एक शहर तक पहुंचता था। इजिप्ट का शहर कौन सा था, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, द नेम ऑफ द सिटी वाज अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया, ठीक है। अलेक्जेंड्रिया के फिर मर्चेंट्स इसे मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करवाते थे और अगेन मेडिटेरेनियन सी क्रॉस करके इधर जिनोवा और वेनिस में ये सामान पहुंच जाता था। तीसरा रूट भी था। तीसरे रूट को समझने के लिए वी माइट हैव टू लुक एट द वर्ल्ड मैप, ठीक है, जो कि शायद मैं डालना भूल गया, ठीक है, या मैंने दूसरी पीपीटी बनाई थी, बट डजंट मैटर, इसमें आपको मैं थोड़ा यहीं पर समझा देता हूं, ठीक है। जो बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक सी ऊपर नॉर्डिक कंट्रीज के पास है, ठीक है, फिनलैंड नॉर्वे के पास पड़ जाती है बाल्टिक सी। तो उसमें क्या था कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन पासेस को क्रॉस करके सेंट्रल एशिया और रशिया को क्रॉस करके हम उधर नॉर्थ में जाते थे, ठीक है। बाल्टिक सी क्रॉस होती थी, फिर वेस्टर्न यूरोप में वो सामान पहुंचता था। अब ये बाल्टिक सी रूट जो था ये सबसे लीस्ट पॉपुलर था, क्योंकि ये काफी डिफिकल्ट रूट था, रास्ते में बहुत सारी जगहें आती थी, ठीक है, और जहां जहां मर्चेंट मिडलमैन बढ़ते हैं वो सामान और महंगा होता रहता है, और रूट भी काफी टफ है, तो इसलिए सामान यहां से महंगा ही पहुंचेगा यूरोप में। तो इसलिए जो प्राइमरी 2 रूट्स हुआ करते थे वो यही दोनों थे, पर्शियन गल्फ और रेड सी। और पर्शियन गल्फ, रेड सी, दोनों में आप देख सकते हो कि इटली का एक खास रोल है, जिनोवा और वेनिस के मर्चेंट्स। तभी शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का एक नॉवल भी बना रखा है, जहां पर बताया गया है कि वेनिस के मर्चेंट्स वाकई ही बहुत अमीर होते हैं, शाह होते थे ये, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ और रेड सी दोनों में ही क्या है, इटालियन मर्चेंट्स की एक तरीके से मोनोपोली है, क्योंकि इनके थ्रू ही बाकी यूरोप में सामान पहुंचेगा। एंड लैंड रूट से यहां पर क्या है, यहां पर अरब्स हुआ करते थे, ठीक है, अरब्स, तो यहां इनका दबदबा कायम होता था, ठीक है। तो जहां पर आ गए मिडिलमैन, वहां पर हुई जी प्राइसेस हाइक। तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, यूके, पोर्चुगल, स्पेन एटसेट्रा, उन्हें सामान तो चाहिए था, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा उनको देना पड़ता था। उन्हें लगता था कि ये इतना महंगा सामान मिलता है, अगर किसी तरह डायरेक्ट रूट मिल जाए तो ये हमारा काफी काम आसान हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सी रूट ढूंढना चाहते थे, दिस वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से यूरोपियंस भारत में प्रवेश करना चाहते थे। अब एक और फैक्टर है जिसने यूरोपियंस को, खासकर ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को पुश किया टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट। देयर वर सर्टेन कंडीशंस जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। दीज कंडीशंस वर रेनेसॉ। रेनेसॉ जो है ये बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है रीबर्थ, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रीबर्थ। इसमें ऐसा था कि 12th-13th सेंचुरी में कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हुए यूरोप में, जहां पर उन्हें लगा कि हमारा कल्चर जो है उसको री इन्वेंट करने की जरूरत है,
ठीक है, तो इन्होंने अपने पुराने क्लासिकल लिटरेचर को और क्लासिकल आर्ट्स को री इन्वेंट करना शुरू किया, रीडिस्कवर करना शुरू किया। और वहां से जब एक चीज को इन्होंने मतलब अपने ही पास्ट को एक बार रीडिस्कवर किया, तो वहां इनके दिमाग में कई सारे सवाल पैदा हुए। उन सवालों के इन्होंने जवाब ढूंढे, उन जवाबों के चक्कर में इनसे हो गई बहुत सारी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। तो ये रेनेसां का जो चरम सीमा थी वो हुई 15th सेंचुरी में। ठीक है, 15th सेंचुरी एडी में। एक बार फिर रेनेसां 12th-13th सेंचुरी के बाद यूरोप में एक ऐसी मूवमेंट थी, एक ऐसा सोशो कल्चरल चेंज था जहां पर यूरोप के लोगों ने अपने क्लासिकल लिटरेचर और आर्किटेक्चर को रीइन्वेंट, रीडिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। और उससे उनको कई सारी न्यू अवेकनिंग होनी शुरू हो गई इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स। ठीक है, जैसे आज की डेट में भी भारत में क्या हो रहा है, हम अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को, ट्रेडिशनल आर्ट को, ठीक है, कन्वेंशनल नॉलेज को, ट्रेडिशनल नॉलेज को रीडिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस रीडिस्कवरी को हम पेटेंट भी ले रहे हैं उस पर, और नई तरह की चीजें बना रहे हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जिसकी एड आजकल काफी आप भी देख रहे होंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर। आदिवासी हेयर ऑयल है ना, आदिवासी हेयर ऑयल की एड आपको भी दिख रही होगी, राइट। तो वो क्या है कि हमारी कन्वेंशनल नॉलेज के बेसिस पे हमने एक केमिकल ऐसा बनाया था जो बालों को काफी रेशमी और लंबा मजबूत रखता था। आज की डेट में प्रॉब्लम हो रही है हेयर फॉल वगैरह की, तो उस कन्वेंशनल चीज को रीडिस्कवर करके हम दोबारा से यूज कर रहे हैं। तो कुछ इसी प्रकार का आप समझ लीजिए यहां पर भी हो रहा था। अपने पास्ट को रीडिस्कवर करके लोग क्या कर रहे थे, यूरोप के लोग क्या कर रहे थे कि न्यू इन्वेंशन इन्होंने करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब इन न्यू इन्वेंशन और साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के चलते क्या क्या तरक्कियां की। सबसे पहले शिप बिल्डिंग में इन्होंने निपुणता हासिल करनी स्टार्ट कर दी। दे बिकेम मास्टर्स इन शिप बिल्डिंग। काफी अच्छी और लंबी जर्नी तय करने वाली शिप बनानी इनको आ गई, जिसकी वजह से इनमें जज्बा पैदा हुआ कि हम समुद्र की यात्रा करके डायरेक्ट सी रूट ढूंढेंगे जो कि भारत तक पहुंचेगा। इसी के साथ साथ इनके एग्रीकल्चर में बहुत तरक्की होनी शुरू हो गई। एग्रीकल्चर में आउटपुट बढ़ने से, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने से इनके पास रिसोर्सेज थोड़े आ गए। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी जो आई, ठीक है, अब प्रॉस्पेरिटी जो थी ना वो लैंडलॉर्ड्स की थी, लेबरर्स की नहीं थी, राइट। लेबरर्स के साथ तो उल्टा क्या हुआ था कि इधर ना, वैसे तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है बट छोटी सी बात समझा देता हूं। इंग्लैंड में ना एक एंक्लोजर सिस्टम, यूरोप में एंक्लोजर सिस्टम नाम की एक चीज स्टार्ट हुई थी। एंक्लोजर सिस्टम का मतलब होता था कि लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया कि अपने अपने एस्टेट्स को एंक्लोज कर दिया। ठीक है, और पहले क्या होता था कि इस लैंड के ऊपर काफी सारी फैमिलीज कल्टीवेशन करके अपनी सबसिस्टेंस किया करती थी। क्या मतलब, 200 लोग हैं, 200 लोग थोड़ा थोड़ा यहां पर फसलें लगाएंगे, उनकी हार्वेस्ट करेंगे, उसकी कंजम्पशन करेंगे, कुछ सरप्लस हुआ तो मार्केट में बेच देंगे और जिंदा रहेंगे। लेकिन जब लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि नहीं, हमें एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव करना है, तो उन्होंने इसकी फेंसिंग कर दी और कहा कि यहां सिर्फ उतने ही फार्मर्स रहेंगे जितनों की जरूरत है इस लैंड की कल्टीवेशन करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे किसान जो हैं उनका जो ट्रेडिशनल लिविंग था वो खत्म हो गया और उनको यहां से निकाल दिया गया। रिमेनिंग फार्मर्स काम कर रहे हैं और उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है ड्यू टू द न्यू इन्वेंशंस। ठीक है, और उस न्यू इन्वेंशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ जो रही है उसका फायदा इन किसानों को नहीं, इन किसानों को थोड़ा बहुत फायदा है, ज्यादा फायदा तो लैंडलॉर्ड को था। ठीक है, अब यहां से दो बातें हो गई। पहली बात कि ये जो सरप्लस लेबर यहां प्रोड्यूस हो रही थी, ये सरप्लस लेबर बिकेम द चीप लेबर जो आगे जाकर फैक्ट्रीज में जाएगी। फैक्ट्रियों को मिल गई, फैक्ट्री ओनर्स को, ठीक है, फैक्ट्री ओनर्स को चीप लेबर मिल गई। ठीक है, तो इन एंक्लोजर सिस्टम ने और ये जो बेरोजगार लेबर हुए इनको रोजगार तो मिला, ठीक है, बट साथ ही साथ इस सिचुएशन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी सपोर्ट किया आगे जाके। ठीक है, एंड मीनवाइल ये जो प्रॉस्पेरिटी आ रही है नवाब साहबों में, जो इंग्लैंड और यूरोप के नवाब साहब हैं, उनसे उनकी लग्जरी आइटम की डिमांड बढ़ गई। वो कहें कि भाई हमने अंग्रेजी पैंट पहनी नहीं, हमें चुभता है। ठीक है, तो हमें भारत का कपड़ा चाहिए, मुलायम मुलायम, नरम नरम। क्यों? क्योंकि ये आराम का मामला है। ठीक है, तो ऐसी लग्जरी के लिए उन्होंने कहा कि हमें इंडिया से क्लॉथ चाहिए, तो और ज्यादा ओरिएंटल गुड्स यानी कि ईस्टर्न वर्ल्ड के गुड्स की डिमांड बढ़ गई। इसी के साथ साथ मीट प्रोडक्शन भी बढ़ रही है क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट से, ठीक है, मीट इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही थी, रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो रही थी यहाँ पे, एंड मीट की सप्लाई बढ़ी और मीट को प्रिजर्व रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत पड़ती थी। और ये प्रिजर्वेटिव्स कैसे बनते थे? मसालों से, स्पाइसेस से। ये स्पाइसेस कहाँ उगते थे? इनके यहाँ उगेंगे। अरे ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब रीजन जो है ना, वहां पर स्पाइसेस की कल्टीवेशन होती थी। एंड उसके लिए
भारत के साथ भी ट्रेड करना, भारत में भी होती थी काफी सारे मसालों की कल्टीवेशन, ठीक है। तो इससे भी उन्होंने कहा कि ईस्टर्न वर्ल्ड को ढूंढना पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रेड रूट तो चाहिए ही चाहिए। गरारी है, गांटी है, करके रहेंगे, जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक नहीं, जब तक खोजेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ इसी तरह की इन्होंने लाइन बना ली, ठीक है। तो इससे इनके ना एक तरीके से अगर मैं देसी भाषा में कहूं तो चुल पैदा हो गई कि भाई डायरेक्ट ट्रेड रूट चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ना काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। शिप बिल्डिंग में एडवेंचरिज्म हो गया, फिर ये जो प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, ये प्रॉस्पेरिटी से आप खुद सोचो कि एक अगर राज्य है, उस राज्य के मर्चेंट्स अमीर हो रहे हैं, लैंडलॉर्ड्स अमीर हो रहे हैं, तो वो लोग टैक्स भी देंगे सरकार को, तो मोनार्क भी जो भी था इनका राजा वो भी स्ट्रांग हो रहा है, उसके पास भी पैसा आ रहा है, ठीक है। फिर डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, राइट। तो इन एडवेंचरिज्म को, इन ये जो एडवेंचरर्स थे, समुद्र के जो खोजी थे, इनको पैसा चाहिए अपनी लंबी लंबी यात्राएं स्पॉन्सर करने के लिए, तो वो पैसा भी मिल रहा है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स है ना, वो भी चाहते थे कि हमारे शासन का दबदबा कायम हो। हर किंग चाहता था कि हमें डायरेक्ट रूट मिल जाए, फिर जो दबदबा इटालियंस ने कमा के रखा है वो अब हमारे पास होगा। तो इन राजाओं का भी सपोर्ट इन एडवेंचरर्स को मिलना शुरू हो गया। तो ऑल इन ऑल दीज वर द कंडीशंस व्हिच वर एब्सोल्युटली राइप फॉर यूरोपियंस टू फाइंड अ डायरेक्ट सी रूट विद इंडिया, ठीक है। ये सिचुएशन यहां पर अब चल रही है। अब यहां पर कुछ तरक्की हो ही रही थी कि मिड 15th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी क्या होता है, ठीक है, 15th सेंचुरी क्या होगा, 1400s, ठीक है। ये याद रखना, एक नंबर कम के वाला 100s होता है, जैसे अभी क्या चल रही है 21st सेंचुरी, ठीक है, बट 2000s वाला टाइम चल रहा है ना। जब 2101 शुरू होगा वो 22nd सेंचुरी बन जाएगी। तो ये 15th सेंचुरी 1400s, मिड 15th सेंचुरी में एक स्यापा पड़ गया। स्यापा ये पड़ा कि यहां पर मेडिटेरियन सी के पास एक बड़ा ही स्ट्रेटेजिक सिटी हुआ करता था जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता था। आज की डेट में इस्तांबुल है वो, ठीक है, उस टाइम पे इसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल हिस्टोरिकली बाइजेंटाइन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। बाइजेंटाइन एम्पायर नाम सुनकर किसी ने डरना नहीं है, बिल्कुल भी 1% की माथे पर शिकन नहीं आनी चाहिए आपके, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट वैसे तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री भी जो आप पढ़ते हैं उसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेनेसां, ये सब चीजें आती हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर यार बहुत पुराना है, इसमें बस ये याद रखना है कि देखो मेडिटेरेनियन से ये है, इराक बगदाद से लैंड के थ्रू यहां पे क्रॉस हो रहा है, ये है कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। अब कॉन्स्टेंटिनोपल का जिसके पास कंट्रोल है वो मेडिटेरेनियन सी के ऊपर अपना दबदबा कायम कर सकता है, ठीक है। क्योंकि जो भी रास्ता यहां से इटली तक भी पहुंचेगा उसे समुद्र के इस हिस्से से गुजरना पड़ेगा, राइट। इस हिस्से से गुजरने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल जिसके पास है वो एक तरीके से कंट्रोल कर सकता है कि इस पॉइंट के, इस लाइन के आगे अगर कोई भी सामान जाना है तो उसकी क्या कीमत होगी। इसमें जेनोवा और वेनिस के मर्चेंट्स भी हक्के बक्के रह गए थे कि ये क्या हो गया, ठीक है। बट एनीवेज इन्होंने थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग करके, ठीक है, ये फिर भी इंश्योर कर लेते थे कि सप्लाईज आती रहे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम इतने पैसे दे रहे हैं तो हम आगे भी महंगा देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इटालियन और अरब मर्चेंट्स ने एक तरीके से भारत से होने वाले व्यापार के ऊपर एक दबदबा कायम कर लिया, ठीक है, मोनोपोली हासिल कर ली। और इस मोनोपोली का कोई तोड़ है ही नहीं। तोड़ क्या है, डायरेक्ट सी रूट या पिच्छू के रास्ते से घूम के भारत पहुंच जाओ और वहां से सामान लो और फिर इनको दिखाओ ठेंगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर एक तरीके से इट प्लेड आउट, ठीक है। तो 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल के कैप्चर ने सिचुएशन और बिगाड़ दी, और इटालियंस की भी जो ऑपोजिशन थी उसने क्या किया कि अरब इटालियन मर्चेंट्स जो हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल जब ऑटोमन टर्क्स के हाथ में आ गया था, ठीक है, तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो अरब इटालियन मर्चेंट्स का दबदबा कायम हो रहा है और इसके लिए अब कोशिशें जारी हैं कि हम डायरेक्ट सी रूट ढूंढेंगे, ठीक है। इस डायरेक्ट सी रूट के ढूंढने में सबसे पहली पावर जो भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, वो है पुर्तगाली, दैट इज पोर्चुगीज, राइट। पोर्चुगीज भारत में सबसे पहले आ जाते हैं, ठीक है, इन द ईयर 1498। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का प्रॉब्लम होती है, 1498 तक पोर्चुगीज दे फाइंड द डायरेक्ट सी रूट विद इंडिया, ठीक है। अब पोर्चुगीज जो अभी तक मैंने रीजंस बताए दे आर कॉमन टू ऑल यूरोपियन पावर्स, लेकिन पोर्चुगीज के कुछ अपने पर्सनल रीजंस भी थे जिसकी वजह से वो और ज्यादा चुल थी उनमें कि इंडिया के लिए डायरेक्ट ट्रेड रूट ढूंढना है हमने, ठीक है। इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एक इनके थे रिलीजियस इंटरेस्ट और एक इनके थे कमर्शियल इंटरेस्ट, ठीक है। कमर्शियल इंटरेस्ट तो हम समझते हैं, ये रिलीजियस इंटरेस्ट क्या थे, क्या इन्होंने कुछ मतलब क्या करना था इधर। तो पुर्तगालियों का ये मानना था, इन्हें ऐसा लगता था
कि क्योंकि भारत में इस टाइम पर मुगल्स का राज चल रहा था, तो इनको ऐसा लगता था कि क्योंकि इंडिया में मुगल पावर स्ट्रांग है, तो मुगल शहंशाह जो है क्योंकि वो इस्लाम फॉलो करते हैं, इसलिए वो अरब मर्चेंट्स को फेवर करते हैं, बिकॉज दे वर ऑल्सो फॉलोइंग इस्लाम। तो अगर किसी तरह हम भारत के शासक को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो उससे फिर हम इनके फेवर अपने लिए भी लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके वी विल स्टार्ट टेकिंग फेवर और अरब मर्चेंट्स की मोनोपोली को तोड़ेंगे। इनका ये एक आइडिया था। ठीक है, और ये चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी का झंडा लेकर इंडिया में एक क्रिश्चियन लैंड बनाएंगे। दूसरा, इनके कमर्शियल इंटरेस्ट थे जिसमें ये चाहते थे कि एक तो अरब इटालियन इन्फ्लुएंस को कम करना है, ये इनके साथ साथ और भी दूसरी यूरोपियन पावर्स चाहती थी, लेकिन इनको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा, स्पाइस ट्रेड ये करना चाहते थे। ठीक है, फॉर द सेम रीजंस, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, मीट बढ़ रहा है, उसको प्रिजर्व करना है, तो स्पाइसेस इनको चाहिए। प्लस काफी सारे स्पाइसेस की यूरोप में हमेशा से ही डिमांड रही है। फॉर एग्जाम्पल पेपर, कुछ किताबों में ऐसा कह दिया जाता है कि पेपर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय पोर्चुगीज इन इंडिया। दैट इज, इट्स नॉट ट्रू। पेपर वॉज नोन टू यूरोपियंस, नहीं, हाँ, पेपर वॉज नोन टू इंडियंस वे बैक सिंस द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। भारत में काली मिर्च की कल्टीवेशन होती थी और यूरोपियंस को, ग्रीक्स को ये इतनी पसंद थी कि काली मिर्च को हम क्या कहते थे, यवनम प्रिय। ठीक है, कि यवनम्स को, यवनम मतलब ग्रीक्स को पसंद आने वाली चीज, यवनम प्रिय काली मिर्च। ठीक है, तो मौर्यंस के कुछ अकाउंट्स हैं, वहां पर हमें पता लगता है कि काली मिर्च बहुत पहले से कल्टीवेट हो रही थी और उसकी डिमांड मिड 15th सेंचुरी के बाद तो यूरोप में बहुत ज्यादा तेज हो गई। ठीक है, तो इसी के चलते सिलसिला शुरू हो गया और एक के बाद एक यूरोपियन पावर्स आना स्टार्ट हो गई। 1498 में वास्को ड गामा बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया वाया सी। दिस इज द कीवर्ड। समुद्र के रास्ते सबसे पहले यूरोपियन जो आया भारत में डायरेक्ट सी रूट के थ्रू, वो था वास्को ड गामा। ठीक है, कब आया? 1498 में। ठीक है, 1596 में कॉर्नेलियस हुटमैन, ये पहला डच इंसान था जो भारत में ट्रैवल करता है और 1596 विजिट करता है भारत में। ठीक है, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आते हैं। 1616 में डेन्स दे कम टू इंडिया। ठीक है, जब इनके किंग क्रिश्चियन IV ऑफ डेनमार्क ने, ठीक है, डेनमार्क की पावर है ये, उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और अपने लोगों को यहां पर भेज दिया। ठीक है, 1620 में इनकी एक फैक्ट्री बनी थी, कहां पर? ट्रैंक्यूबार में। इसको पढ़ेंगे अभी डिटेल में, चैप्टर यहां खत्म नहीं हुआ। ठीक है, और 1667 में फ्रेंच पीपल दे केम टू इंडिया एंड विच वाज द फर्स्ट फ्रेंचमैन वगैरह, वो सब अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहां पर लेट मी एक्सप्लेन यू अ पॉइंट। कभी कभी इवन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये गलती कर देती है कि देखो कौन पहले आया और किसकी पहले फैक्ट्री बनी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजों की फैक्ट्री कब बनी थी? 1600 में, लेकिन ये भारत कब आए? 8 साल बाद, 1608 में। डच की फैक्ट्री थोड़ा बाद बनी थी, लेकिन फैक्ट्री बनने से पहले ही आ गए थे 1596 में। तो इसलिए एट टाइम्स कई बुक्स में गड़बड़ ये हो जाती है कि फैक्ट्री बनने के ईयर्स और फैक्ट्री बनने की क्रोनोलॉजी को और इन लोगों के भारत में प्रवेश करने की क्रोनोलॉजी को मिक्स कर दिया जाता है एंड इट लीड्स टू कंफ्यूजन एंड एरोनियस इंफॉर्मेशन। तो यहां पर अब जो भी मैं डिस्कस करने लगा हूं, इट इज वेल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, सो यू कैन सेफली रिलाई ऑन इट। ठीक है, ये जो आपको सीक्वेंस बताई है, ये सीक्वेंस है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया की। ठीक है, किसकी फैक्ट्री कब कब बनी, ये जैसे जैसे इनको डिस्कस करेंगे साथ साथ आपको बताता रहूंगा। राइट, सो 1498 में वास्को ड गामा बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। 1596 में कॉर्नेलियस हुटमैन ऑफ डच, कैप्टन विलियम हॉकिंस इन 1608, डेन्स आए 1616 में और फ्रांस आए 1667 में। अब इसको याद कैसे करें, क्योंकि पेपर में तो सीक्वेंस पे, क्रोनोलॉजी पे पूछा जाएगा सवाल। ईयर्स शायद ना पूछें, स्टेट पीसीएस में पूछ सकते हैं तो याद रखना, लेकिन यूपीएससी ईयर्स जनरली अवॉइड करती है, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि कुछ ऊंच नीच हो सकती है। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज में कुछ थोड़ा आगे पीछे चलता है 1-2 साल का हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसलिए क्रोनोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट। राइट, तो क्रोनोलॉजी के लिए एक दूंगा आपको निमोनिक, और वो निमोनिक वही है, प्लीज डोंट यूज डीप फेक। ठीक है, प्लीज डोंट एनकरेज डीप फेक, प्लीज डोंट एनकरेज डीप फेक। ये निमोनिक के फर्स्ट लेटर्स आपको ऑर्डर बता देंगे थ्रू विच यू कैन मेमोराइज एंड रिवाइज कि हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन पावर, मतलब द क्रोनोलॉजी ऑफ द यूरोपियन पावर्स दैट केम टू इंडिया। पी से बन गया पोर्चुगीज, डोंट, डी और टी बन गया डच,
एनकरेज EN ये बन गया अंग्रेज इंग्लिश, डीप फेक का D बन गया डेन्स और फेक का F बन गया फ्रांस। दिस इज द वे दैट वी आर गोइंग टू कवर हिस्ट्री इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। उम्मीद करता हूं कि ये पहला लेक्चर आपको अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू एक बार जरा क्लोजर ले लेते हैं इस टॉपिक का, सो दैट यू आर एबल टू अप्रिशिएट द वे वी आर गोइंग टू कवर अपकमिंग लेक्चर्स। तो 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स वर द लास्ट टू कम इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स? लास्ट में कौन आया था? प्लीज डोंट एनकरेज डीप फेक। फ आया था, ठीक है, फ आए थे सबसे लास्ट में। फ कौन है? फ्रेंच, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। सी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है यूपीएससी में क्रोनोलॉजी के बेसिस पे। आपको अरेंज करना है यूरोपियन पावर्स को इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एज पर देयर अराइवल इन इंडिया, ठीक है। तो जब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लिखा हुआ ना, इट विल ऑलवेज मीन अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, अनलेस अदरवाइज मेंशन, ठीक है। तो यहां पर सेम ही चीज लिखी हुई है, तो अर्लीस्ट टू लेटेस्ट हम यहां पर बताएंगे। सबसे पहले कौन आया था जी? पोर्चुगीज आए थे, प्लीज। फिर कौन आया था? डोंट, डच आए थे जी, 2। एनकरेज E इंग्लिश, एनकरेज डीप फेक, फ तो है नहीं, ड है, तो 4, 3 2 1 4। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। सो हिस्ट्री इज नॉट एज दैट डिफिकल्ट एज इट साउंड्स। कभी कभी बल्कि लगती है, बट अगर तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये ट्रिक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा एक बार ध्यान से देखिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 15th century, which of the following factors contributed to the discovery of new trade routes to India and the East Indies by European powers? और आपके पास 5 आइटम्स दे रखी हैं। राइज ऑफ नेशन स्टेट्स अंडर स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स, कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय ऑटोमन टर्क्स, zeal to spread Christianity, Renaissance in Europe, internal feuds of succession in Indian princely states। क्या है इसका आंसर? कमेंट सेक्शन में लिखिए। इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इन द नेक्स्ट लेक्चर। सब्सक्राइब टू दिस चैनल, स्टे ट्यून्ड टू आवर इनिशिएटिव एंड स्पेक्ट्रम। आपके मॉडर्न हिस्ट्री की प्रिपरेशन कंप्लीटली चेंज करने वाली है फॉर द गुड, एंड यू विल बी एबल टू हैंडल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट माइट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डोमेन। टेक केयर फ्रेंड्स, अगले सेशन में मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।